ये जो क्लास मैं बना रहा हूँ ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। कैसे इम्पोर्टेंट होगा कि केमिस्ट्री को अगर समझना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है, समझना है, उसका कॉन्सेप्ट को समझना है, केमिस्ट्री को मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर बनाना है तो ये जो अभी हम क्लास ले रहे हैं, जो इस क्लास में हम बताएंगे उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना केमिस्ट्री को जो है मतलब समझना बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्लास को ध्यान से देखना सभी। और इस क्लास को अगर देखोगे तो स्पीड का लेवल इसमें 1.25 की स्पीड से देखना है ना, तब आपको जो है बेटर थोड़ा सा लगेगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में होता है यही कि है कि सबसे पहले हमको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि एटम से शुरुआत होती है ना। तो एटम के बारे में हमको पहले अगर ठीक से जान गए एटम क्या है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है ना, ये सब अगर हम जान गए तो केमिस्ट्री को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास उसी पर बेस्ड है कि केमिस्ट्री को इजी करने के लिए, आसानी से समझने के लिए ये क्लास जो है तैयार कर रहे हैं। तो सब इसमें हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटम, इसको परमाणु कहा जाता है ना। अगर आप नहीं जानते हो या बहुत से लोग जानते भी हैं, कोई बात नहीं, है ना। एटम क्या चीज़ होता है, एटम होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, है ना, कोई भी मैटर है वो सबसे उसका छोटा पार्ट, अगर हम कोई चीज़ को तोड़ते जाएंगे, अल्टीमेटली लास्ट में लास्ट स्टेज उसकी ऐसे आएगी कि और उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ को हम आँख से नहीं देख सकते। उसी को एटम कहते हैं। कोई चीज़ का, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम तोड़ते जाएंगे ये पाउडर जैसा हो जाएगा। पाउडर का एक दाना इतना छोटा होता है, तो उसको भी तोड़ेंगे माने एक स्टेज ऐसे आएगा कि आगे और वो ब्रेक डाउन होगा नहीं। हाँ, तो उसी को कहा जाता है एटम। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जैसे एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट में बहुत सारे एटम होता है। ठीक है, तो एटम के बारे में, एटम वही चीज़ होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का। ठीक है, तो एटम में हम देखेंगे एटम को हम लोग कैसे एक एटम से मिलकर के एलिमेंट बनता है ना। तो कुछ एलिमेंट अभी हम यहाँ पर बताएंगे। एलिमेंट को सीरियली आपको याद रखना, उसका सिंबल भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। और साथ साथ उसका एक आता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। हाँ, ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब जाने रहोगे, माइंड में रहेगा, तो केमिस्ट्री को आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, इसमें इतने सारे एलिमेंट सीरियली याद रखना। सीरियली मतलब यही इसका एटॉमिक नंबर होगा सीरियली। हाइड्रोजन ये फर्स्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर भी 1। हीलियम, इसका होता है सिंबल He, एटॉमिक इसका होता है एटॉमिक नंबर 2, सीरियल में 2 आता है मतलब एटॉमिक नंबर 2। इसका एटॉमिक मास 4 होता है। लिथियम का Li होता है, इसका होता है 3, एटॉमिक नंबर 3, जो सीरियली में है वही एटॉमिक नंबर रहेगा। और इसका एटॉमिक मास होता है 7। बेरिलियम का Be इसका सिंबल होता है और इसका होता है एटॉमिक नंबर 4 और ये हो जाता है 9 एटॉमिक मास। बोरॉन का होता है B, इसका होता है 5 और इसका होता है एटॉमिक मास 11। कार्बन का कैपिटल C, इसका हो जाता है 6, एटॉमिक नंबर 6 और इसका मास नंबर हो जाता है 12। नाइट्रोजन कैपिटल N, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 7 और इसका मास नंबर हो जाता है 14। ऑक्सीजन कैपिटल O, इसका हो जाता है 8 और मास नंबर हो जाता है 16।
फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है F, तो फ्लोरीन का F होता है तो इसका हो जाता है 9 एटॉमिक नंबर, और इधर हो जाता है 19, मास नंबर 19 हो जाएगा। नियॉन, नियॉन, नियॉन का होता है Ne, नियॉन, नियॉन का हो जाता है 10 और इसका हो जाता है मास नंबर 20। सोडियम, सोडियम का होता है Na, इसका 11 होता है और इसका मास नंबर 23 होता है। फिर आता है मैग्नीशियम यानी Mg, इसका होता है एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। एल्युमिनियम Al, इसका होता है 13 एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 27। सिलिकॉन Si, इसका होता है 14 और ये हो जाता है 28 मास नंबर। फास्फोरस का कैपिटल P, इसका हो जाता है 15 और इसका मास नंबर हो जाता है फास्फोरस का 31 हो जाएगा। सल्फर का कैपिटल S, इसका हो जाता है 16 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 32। क्लोरीन, क्लोरीन का Cl, इसका हो जाता है 17 और ये हो जाता है 35 मास नंबर। आर्गन Ar, ये हो जाता है 18 और ये हो जाता है 40। ठीक है, ये 18 को है। सीरियली, जो ये सीरियली है, सीरियली याद रखोगे तो एटॉमिक नंबर गड़बड़ नहीं होगा। और ये मास नंबर को बस थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, आउट ऑफ एलिमेंट लिखा 20 तक, 18 हो गया, 19 में आ जाएगा हमारा आर्गन। आर्गन के बाद होता है पोटेशियम, पोटेशियम रहता है। पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल K। हाँ, इसका जो Z होगा ना और A होगा, Z इसका हो जाता है 18 के बाद होता है ये 19 और इसका हो जाता है 39 मास नंबर। ठीक है, और 20वां जो एलिमेंट है वो हो जाता है कैल्शियम, कैल्शियम Ca, इसका जो मास नंबर एटॉमिक नंबर हो जाता है वो 20 और मास नंबर हो जाता है 40। ठीक है, तो इस तरह से ये 20 तक अगर आपको याद रहेगा उसका सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, अगर ये सब याद रहेगा तो आप केमिस्ट्री को बड़े आसानी से जो है समझ सकते हो। फिर जो है आगे इस पर बताएंगे। अभी ये तो एटम हो गया, मतलब है कि एलिमेंट, एलिमेंट एटम से मिल करके बना होता है। एक ही प्रकार के एटम से मिल करके एलिमेंट बनता है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसमें बहुत सारे एटम मिल करके हाइड्रोजन एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, तो उसी तरह एलिमेंट एटम से बनता है। तो एलिमेंट का ये सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है ना। तो ये सब माइंड में एकदम जरूरी है, बेसिक चीज़ है ये सब, इसके बिना केमिस्ट्री समझ नहीं सकते हो। तो अब एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। एटम मतलब क्या चीज़ होता है। एटम जो है उसका, एटम जनरली हम इमेजिन करो, एटम जो है एक बॉल की तरह होता है, गेंद की तरह होता है। ठीक है, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ये हो गया एटम। ठीक है, तो ये एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के सेंटर में, एकदम बीच में, हाँ, एटम के सेंटर में एटम का जितना भी मास होगा, हाँ, एटम का जितना भी मास होगा, हाँ, सभी मैटर का कुछ ना कुछ मास होता है ना। तो एटम का जितना भी मास होगा उसका सारा मास कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, सेंटर पे। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। हाँ, और इस एटम में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसका सब पार्टिकल रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P और N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दो चीज मिल करके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो चीज मिल करके न्यूक्लियस का निर्माण करता है। हाँ, और ये जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहता है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या घूमते रहता है, सेल में, ये सेल कहते हैं। इस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये सब है
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। तो एटम का 3 गो सब पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है ना। तो एटम क्या चीज़ है वो जाने। अब हमें जानना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। यानी कि जो P4 होता है प्रोटॉन, P4 होता है प्रोटॉन, और इसका जो चार्ज होता है ना ये पॉजिटिव प्लस चार्ज का होता है, चार्ज पार्टिकल। फिर है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। इसका चार्ज क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ये चार्जलेस रहता है, नो चार्ज। अब एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन E, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होता है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। तो पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, है ना। और क्या चीज होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का कुछ मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं के बराबर होता है, एकदम हल्का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस समय न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है, उसका मास नहीं के बराबर है। इसका मतलब जितना मास होगा, इतना बड़ा अगर एटम है तो उसका सारा का सारा मास उसका सेंटर में ही रहेगा, इस जगह मास है ही नहीं। तो पूरा मास कहाँ से मेजर करते हैं उसका, इस न्यूक्लियस का मास ही पूरा एटम का मास होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है P और N की हम देखेंगे। और दूसरी बात, एक एटम में हमेशा याद रखना कि इन एन एटम, एक एटम में क्या होता है कि P जितना होता है उतना ही E होता है, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा। तो इसका मतलब इन एन एटम क्या हो जाएगा, P और E बराबर है, इसका मतलब प्लस अगर 10 का है तो माइनस 10 का होगा। तो 10 को प्लस 10 को माइनस में कैंसिल हो जाता है, 0। यानी कि एटम में हमारा क्या हो जाता है, नो चार्ज। क्या होता है, नो चार्ज। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, मतलब नो चार्ज। मतलब एक एटम में हम देखते हैं कि उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एटम का एटॉमिक नंबर हम देखें, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखें, है ना। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होते हैं, यानी कि उसको हम शो किए थे जेड से, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे जानेंगे, एटॉमिक नंबर की संख्या जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है एटम में, याद रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं, हमेशा याद रखना, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है एक एटम में, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को हम जेड कहेंगे। अगर हमारा ये एटॉमिक नंबर मालूम है तो हमको प्रोटॉन की संख्या भी मालूम होगी। प्रोटॉन की संख्या कहीं नहीं जाती, वो फिक्स रहती है, ठीक है। अब एक एटम में हम जानते हैं कि जितना प्रोटीन है उतना ही प्रोटॉन है, उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना। इसलिए एक एटम की बात कर रहे हैं तो Z के बराबर P हो गया और P हो जाता है E के बराबर। इसका मतलब एक एटम में जितनी प्रोटॉन है उतनी उसका एटॉमिक नंबर है। और यह भी कह सकते हैं अगर प्रोटॉन नहीं मालूम है एटम में, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मालूम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से भी इसको निकाला जाता है Z को, ठीक है। तो Z बराबर है तो P और E। एटॉमिक जो नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर है Z। हाँ, फिर आता है A, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कैसे निकालते हैं, सेंटर, इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या चीज है, P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन ये मास नंबर है, मास नहीं, मास नंबर है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करके जो निकलेगा ये एटॉमिक मास नंबर आएगा, ठीक है। P प्लस N, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। और क्या चीज इसमें बताना है, हाँ एक चीज और जान लो कि
ये नोट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, बहुत ही कम, होता भी थोड़ा बहुत, बहुत ही कम, नहीं के बराबर उसको कहते हैं। और न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास पे ही पूरा एटम का मास डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए एटॉमिक मास केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के हम निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन से कोई मास, न्यूट्रॉन पर हल्का चीज, उसमें मास ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक मास को P और N से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। कैसे? इसको हम कैसे दिखाएंगे? मान के चलिए कि एटम है, हम एटम को यहाँ भी लिखे, ठीक है, इस तरह, ठीक। तो एटॉमिक नंबर को हम कहाँ लिखेंगे? एटॉमिक नंबर यानी जेड, जेड को यहाँ लिखेंगे और ए को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। या यहाँ भी ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर मास ज्यादा होता है तो ऊपर लिखेंगे और एटॉमिक नंबर यहाँ लिखेंगे। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन यानी H, ठीक है। H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है। दूसरी बात होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, इस तरह लिखें। फिर आता है लिथियम, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है 7। हाँ, फिर आता है बेरिलियम, बेरिलियम का 4 होता है, ये होता है 9। बोरोन, बोरोन का क्या हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा 11। कार्बन का 6 और ये हो जाएगा 12। इसी तरह से आप आगे लिख लोगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन को लेकर के चलते हैं, चलिए। तो कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या है? ये 6 है, जेड 6 है, जेड 6 हो गया। तो पूछेगा इसमें कितना प्रोटॉन है ना, इसमें कितना प्रोटॉन है? तो प्रोटॉन अगर जेड 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा, और ये एटम है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, नो डाउट, ठीक। अब इसका मास हम जानते हैं, इसका मास हमारा हो गया कितना? 12, ठीक है। मास अगर 12 हो गया तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से निकलेगा। कैसे? मास बराबर क्या होता है? P और N को ऐड करके निकाला जाता है। तो P अगर 6 है तुम्हारा, है ना, तो मास 12 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 होने के लिए न्यूट्रॉन का और 6 होना पड़ेगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो गई। तो इस तरह से बाकी एलिमेंट का भी, अब एटॉमिक नंबर अगर है तो उसमें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों को देखना पड़ेगा। फिर प्रोटॉन उससे निकलेगा, तो प्रोटॉन जितना है उसको माइनस कर देंगे एटॉमिक मास से, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी, ठीक है। ये कार्बन का एक हम एग्जांपल दे दिए। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं एक एलिमेंट को, या एटम को, जो है एलिमेंट का एक एटम को इस तरह डिनोट करते हैं कि उसका एटॉमिक मास बेस में लिखते हैं और टॉप में लिखते हैं उसका, सॉरी, एटॉमिक नंबर बेस में लिखते हैं और टॉप में एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है ना। किसी एटम के अंदर, ये हमारा एटम हो गया और बीच में हमारे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है, तो उस ऑर्बिट को हम लोग नाम देते हैं सेल या एनर्जी लेवल, ठीक है। ये अगर एक तो सेल है तो ये हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, है ना, बहुत सारा इस तरह से सेल रहता है, ठीक। ये हो गया न्यूक्लियस, एकदम सेंटर वाला होता है ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस सब में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इस सब में घूम रहा है, ठीक है। इस सब में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक। तो
ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे कि सन होता है सेंटर में, तो उसके चारों ओर प्लैनेट घूमती है, तो प्लैनेट के जगह ही समझ लो कि इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह घूमती है और न्यूक्लियस सूरज है, सन है। हाँ, यही समझ लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे घूमती है, जिस ऑर्बिट पे घूमती है, ये ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये ऑर्बिट को कहा जाता है, सबसे जो इनर वाला होता है, सबसे अंदर वाला जो होता है, उसको कहते हैं के सेल। इसको कहते हैं के सेल। इसकी संख्या को के, यानी कि फर्स्ट सेल है, सेल को हम n से दिखाते हैं, n = 1। ठीक है। फिर आता है के के बाद, ये उससे बाहर वाला आता है, के के बाद आता है एल सेल। एल सेल ये दूसरा सेल है, मतलब n = 2। फिर उसके बाहर आता है के एल एम, एम सेल, यानी कि n = 3। इसी तरह से होते जाएगा, है ना। ये जो सेल होता है, सेल को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल उसको n से डिनोट करते हैं। n1 मतलब फर्स्ट यानी के, n2 यानी कि l, और n3 यानी कि m। तो के सेल, l सेल और m सेल। अब इलेक्ट्रॉन कैसे किसी एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया था, यानी कि उसको हम लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in a cell या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n², वेर n क्या चीज है, n होता है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, फॉर के सेल के लिए n हमारा 1 होता है। ठीक है। तो नंबर, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 × n के जगह 1 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2, यानी जो n यानी के सेल में, यानी कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2। ठीक है। उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और आएगा नहीं, मैक्सिमम इतना ही आएगा। उसी तरह हम देखेंगे फॉर एल सेल, यानी कि n = 2। ठीक है। n = 2 में हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा फॉर्मूला आएगा 2, n का जगह 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 4 यानी कि 8। यानी एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा 8 आ सकता है। हाँ, उसी तरह फॉर एम सेल n हमारा 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 × 2 का पावर 3 है ना यहाँ, इतना, यानी कि 2 × 3 × 3 = 9, यानी कि 18। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, सोन n = 4 आएगा, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 16, 16 × 32, मैक्सिमम उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। तो इस तरह किसी सेल में, किसी एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो उसको अगर जैसे पूछेगा कि सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकता है, तो सेकेंड सेल यानी 2n², n की जगह 2 लगा दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देखें 2n² रह सकता है। बात एक और है क्या, मान के चलिए कि कोई एटम है, हाँ कोई एटम है, तो उसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट एक सेल रहेगा, बाहरी वाला सेल सब में रहेगा ना। तो सबसे जो बाहर वाला जो सेल होगा, सबसे बाहर वाला सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकता है। सबसे बाहर वाला सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही रहेगा।
ठीक है, तो इसको नोट करके रखिएगा माइंड में। क्या क्या बोल रहे हैं हम? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, माने सबसे बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, अगर सबसे बाहरी वाला जो सेल रहेगा, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इससे पहले हम क्या बोले कि कोई सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसके लिए फॉर्मूला 2n² लगा दे। लेकिन पूछेगा कि सबसे बाहर वाला सेल किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इस पॉइंट को भी मतलब माइंड में रखिएगा। ठीक है, और आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसको का हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, वैलेंस सेल। सारा खेल इसी सेल के इलेक्ट्रॉन से होता है। आउटर मोस्ट सेल जो रहता है ना, यानी कि वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से ही सारा खेल, सारा केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इसी को अभी आगे हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें कि किस तरह से हम उसको इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखेंगे। जैसे सबसे बाहर अंदर वाला में 2 इलेक्ट्रॉन आया है ना, फिर आएगा 8 आएगा, है ना, फिर इस तरह से आएगा। तो वही चीज़ है कि मतलब कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में इसको इसी लिखेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होता है कि ऑर्बिट वाइज हम इलेक्ट्रॉन को मतलब अरेंजमेंट उसका करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉन कितना होता है उससे पहले हम जानेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर 11 हुआ, इसका प्रोटॉन भी 11 हुआ, है ना, और प्रोटॉन अगर 11 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 हुआ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 गो है। जितना एटम की बात कर रहे हैं, एटम में जितना एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये जो 11 गो इलेक्ट्रॉन है इसका, उसको हम कैसे बांटेंगे? तो ये सोडियम के एटम है मान के चलिए, तो उसमें के सेल, अंदर वाला सेल, उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2n² लगाएंगे तो मैक्सिमम उसमें 2 ही आएगा, है ना। तो के सेल में हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसका कर दिए। ठीक है, अब बच गया कितना? 11 में से 2 के में आ गया, मैक्सिमम 2 ही आ सकता है ना के में। ठीक है, अब 7 बच गया। ठीक है, तो 7 बच गया, सॉरी 9 बच गया। ठीक है, तो अब बच गया एल से। इसके बाद अगला हम देखेंगे 2 इसमें रख दिए अंदर वाला में, अब उसमें उससे ज़्यादा और आएगा नहीं, मैक्सिमम 2 ही आएगा। तो फिर क्या करेंगे, बाकी जो 9 है उसको बाहर वाला सेल में रखेंगे। तो अंदर जो के सेल के बाहर एल रहता है, एल सेल में 9 को रखेंगे, लेकिन एल सेल में हम देखें कि मैक्सिमम 8 ही को इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 9 बचा था, 9 में से 8 हम एल में रख दिए। ठीक है, तो 2 और 8 10 को हम अरेंजमेंट हम उसका कर दिए। ठीक है, अब सिर्फ 1 बचा, तो उसको कहाँ रखेंगे? एल में तो और ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैक्सिमम 8 आ गया। अब बाहर यानी एम में आ गया हमारा के एल एम में जो बच गया 1 उसको रख दिए। ठीक है, तो यही है हमारा आउटर मोस्ट सेल। इस सोडियम में आउटर मोस्ट सेल बोलो या वैलेंस सेल बोलो, वो है उसमें 1। तो पूछेगा सोडियम का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये बाहर का होता है तो बाहर का आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे 8 हो जाएगा ना, 7 तक आप जा सकते हो,
8 तक भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं आर्गन का, ठीक है। आर्गन का होता है 18, एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। क्या है, क्या में 2 गो आँख मूंद के रख देंगे, फिर एल में 8 गो आएगा, यानी कुल 2 में था तो 8 आया, तो 8 2 10 आ गया, ठीक है। और एम सेल में अभी 8 2 10 हो गया, इसके बाद कितना बच गया 10 में, और 18 होने के लिए और 8 बचा, तो 8 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एम सेल। अब इसका यही बाहर आउटर मोस्ट इतना ही हो गया, यही है इसका आउटर मोस्ट सेल। हमेशा आउटर मोस्ट सेल को थोड़ा ज़्यादा इसको जो है फोकस करना। आउटर मोस्ट सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, इससे एक मतलब बाहर हो गया, नहीं बाहर का अभी सेल यही हो गया, इससे ज़्यादा ये अडॉप्ट नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता इससे ज़्यादा, यानी कि बाहर आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही आ सकता है। इसका 1 गो इलेक्ट्रॉन आया तो लास्ट में इसका 8 गया, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम ऑर्बिट, मतलब जो सेल होता है ऑर्बिट होता है एटम के अंदर, तो ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज करके रखते हैं, वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम जितने एलिमेंट अब 20 तक लिखा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जान गए, करना सीख गए, है ना, तो आप आगे करना सीख जाओगे। तो अभी तक हमने देखा कि एटम को बताया गया कि एटम उसमें वो न्यूट्रल होता है, उसमें नो चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्लस जितना माइनस उतना होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर के 0 चार्ज उसमें हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चार्ज कब होगा, कोई एटम को हम चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज कैसे बनाएंगे, ठीक है। एटम को चार्ज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस को कम ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। तो याद रखना कि कोई एटम में प्लस जितना है वो उतना ही रहेगा, प्लस का कोई जो है हम कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। तो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं किसको, जो बाहर में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बढ़ाएंगे और घटाएंगे, उससे चार्ज जो है हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें। तो इसमें 2 चार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि एक होता है कैटायन कहते हैं, कैटायन, और एक होता है एनायन, ठीक है। कैटायन यानी प्लस वाला और एनायन यानी माइनस वाला, ठीक है। कैटायन और एनायन ये चार्ज माने चार्ज पार्टिकल हो जाता है ना। तो एक मान के चलते सोडियम को ले लिए, ठीक है। तो हमें से याद रखना कि हम क्या बोले, आउटर मोस्ट सेल का ही खेला होता है ना। अब कोई कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा, वो एटम मिल करके कंपाउंड बनेगा, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम से मिल करके बनेगा, है ना। तो उससे पहले हम देखेंगे कि कैटायन एनायन क्या होता है। तो हम देखें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, यानी कि आउटर मोस्ट में इसका कितना को इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट में इसका आउटर मोस्ट केवल बना है, आउटर मोस्ट में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट वाला सेल ही बना रहे हैं, एक ही को इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसका होता है ना जी 281, तो आउटर मोस्ट में 1 होता है, तो उसी को दिखाए 1 होता है, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई चार्ज नहीं है ना। अब हर एटम का एक टेंडेंसी होता है, कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। नोबल गैस जैसे कि हीलियम था, है ना, हीलियम आया, फिर उसके बाद नियॉन आया, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब था ना जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, और भी है ना। तो जैसे हीलियम का 2 था, इसका था 10, इसका था 18। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका 2 ही को इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही सेल में वो आ गया, अंदर वाला में। नियॉन में 2 और 8 आ गया, इसमें कितना आएगा 2, 8 और 8। तो देखिए आउटर मोस्ट में 8, इसको छोड़ के, इसको हम एक्सेप्शनल इसको छोड़ दिए, ठीक है। नोबल गैस है ना, नोबल गैस में अब जितना देखोगे कि आउटर मोस्ट सेल में 8 ही को इलेक्ट्रॉन रहेगा,
ठीक है। तो ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब ये कोई इसमें एक्टिवनेस है ही नहीं, है ना। ये इनर्ट है, इनर्ट, कोई रिएक्टिव इसमें नहीं होती है ना। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि ये स्टेबल है। 8 को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया, बिंदास, कोई टेंशन नहीं उसको, है ना। जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं रहता है, ठीक है, 8 से कम रहेगा बाहर में, क्योंकि मैक्सिमम बाहर में 8 ना रह सकता है। तो हमेशा हर कोई 8 पाना चाहता है, ये लोग की तरह। ये लोग राजा है, गद्दी में बैठा हुआ है ना। लेकिन ये लोग थोड़ा सा क्या होता है कि स्टेबल होना चाहता है, हाँ, कि हम इस तरह से हो जाए। तो जैसे कि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहे कि हम 8 बनेंगे बाहर में, ठीक है, तो 8 बनना चाहता है। तो क्या होता है कि इसके पास 2 उपाय है कि अगर 7 को इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो बाहर में 1 है तो 7 ले लेगा तो 8 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ये भी दिक्कत है कि 7 को इलेक्ट्रॉन ले लेना, 7 इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका न्यूक्लियस उसको ढो नहीं पाएगा, इसका बोझ को संभाल नहीं पाएगा, वो काफी ज्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ये नहीं संभाल सकता है, तो इसलिए 7 नहीं लेगा। तो फिर क्या करेगा? भाई मेरे पास एक ही तो बचा, हम क्या करेंगे रख के? 7 तो हम ले नहीं पा रहे हैं, उसका बोझ हम उठा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? जो 1 तो बचा है, 1 को हम रिलीज कर देते हैं, बेकार मेरे पास पड़ा हुआ है, उससे बढ़िया किया ये रहे ही नहीं मेरे पास। तब फिर क्या हो जाएगा? बाहर में 8 हो जाएगा। 1 अगर फेंक दिया या किसी को दे दिया तो क्या हो गया है? बाहर में 8 हो गया, है ना। तब ये वाला सेल ही हट जाएगा, बाहर में उसका इसके अंदर वाला सेल तो हो जाएगा, यानी कि इसमें 8 को भरा पूरा इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। बाहर वाला किसी को दे दिया तो इस तरह से उसमें 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा फिर, ठीक है। तो सोडियम में क्या हुआ? सोडियम में मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है? लॉस, मतलब वो किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, है। तो अब समझो कि ये अगर सोडियम है, Na सोडियम है, 11 उसका प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पहले 11 था, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इतना था, ये था इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, अब तक ये फिलहाल जीरो चार्ज करता है ना। लेकिन जैसे ही सोडियम इस उसका अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो किसी को दे दिया, तो इसका बन गया 2 और 8, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8। लेकिन प्रोटॉन तो भाई उतना ही ना है, प्रोटॉन 11 ही है। तो इसमें कौन सा चार्ज बन गया? इसमें क्या चार्ज बन गया? इससे तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो -10 चार्ज होगा, और इसके कारण होगा प्रोटॉन 11 हो गया है तो 11 प्लस हो गया, तो चार्ज इसमें क्या हुआ? -10 + 10 कैंसिल आउट, 1 तो प्लस बचा है, 1 प्लस चार्ज, यानी कि सोडियम, अब सोडियम में कौन सा चार्ज आ जाएगा? उसको चार्ज को 1 तो दिखाएंगे, 1 प्लस, माने ये बन गया केटायन, सोडियम का ये केटायन है। फिलहाल ये सोडियम था एटम जिसमें नो चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, नो चार्ज, वो एटम था, हाँ। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बाहर स्टेबल होने के लिए, 8 हो गया ना, आउटर मोस्ट में 8 हो गया, स्टेबल हो गया, इस कंडीशन में आ गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ये स्टेबल हो गया, खुश हो गया, है ना। तो इसका हो गया +1, ठीक है। तो इससे बन गया केटायन। तो केटायन कैसे बनता है? कि इलेक्ट्रॉन को अपने से किसी को दे करके। तो हम यहाँ दिखाए कि सोडियम के पास कैपेसिटी था 1 को रिलीज करने का, 1 ही रिलीज कर सकता था। उसी तरह मैग्नीशियम का बाहर में 2 होता है, तो 6 लेने के बजाय 2 को वो दे देगा, तो इसमें +2 चार्ज आ जाएगा, वो भी केटायन होगा +2 चार्ज का, ठीक है। तो इस तरह से केटायन हुआ। अब हम एनायन को समझते हैं, ठीक। एनायन के लिए चलिए क्लोरीन पे हम क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे बंटवारा रहता है? 2, 8, 10
और बाहर 7। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन इसमें कितना है भाई? प्रोटॉन जितना ये है 17। तो आप देखिए नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन भी 17 है यानी -17। प्रोटॉन कितना है? यानी +17। तो चार्ज यहाँ पर 0 चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है कि ये स्टेबल होना चाहता है। आउटर मोस्ट में देखिए 7 है, ये भी नोबल गैस को पाना चाहता है। माने बाहर में हम भी राजा इसके जैसा राजा जैसा रहना चाहते हैं, तो हम भी जो है बाहर में 8 करना चाहेंगे। ठीक है, तो बाहर में 8 होने के लिए क्या होगा? इसके पास 7 है बाहर में, तो ये चाहता है कि कहीं से हमको अगर 1 मिल जाता है, 1 मिलना आसान है। या फिर सोडियम की तरह ये भी करता है क्या कि 7 दे देगा। हाँ, 7 को दे देगा। 7 को देने के लिए इसको बहुत ताकत लगाने की जरूरत होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी बाहर हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए इसको बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो उतना इसका औकात में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या करना चाहता है कि ढूंढते रहता है कि हमको कोई 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, है ना। तो देखे ना, इससे पहले ये सोडियम एक था, वो किसी को देने वाला खोज रहा था, ये तो लेने वाला मिल गया क्लोरीन, है ना। तब सोडियम और क्लोरीन मिल जाता, सोडियम इसको दे देता, इसका भी काम बन जाता, उसका भी काम बन जाता, दोनों खुश। वो भी ऑक्टेट फुलफिल किया नोबल गैस को, और इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बाहर 8 हो जाएगा। मतलब क्लोरीन का बाहर में 7 गो इलेक्ट्रॉन है। इसको हम डॉटेड से दिखाए, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट में 7 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट का दिखाना है, 7 गो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या किया है कि सोडियम से बाहर से, है ना, इस बाहर से सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। सोडियम कैसा था? क्रॉस चिन्ह वाला ऐसा था। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया। ठीक है, सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। हाँ, इसका बढ़ गया इलेक्ट्रॉन देखो अंदर में वही है, 2 8 तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन बाहर आउटर मोस्ट में कितना आ गया? 7 था, 1 सोडियम का ले लिया ये, तो 8 हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया, भर गया, खुश हो गया ये। ठीक है, लेकिन इसका चार्ज कितना हो गया जी? अभी 17 था ना, -17, अब हो गया -18। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया 1। तो लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है जितना 17, प्रोटॉन की संख्या नहीं कुछ होगा, तो प्रोटॉन हमारा 17 ही है, यानी कि +17। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चीज बढ़ गया, माइनस बढ़ेगा तो इसमें एक माइनस नेगेटिव चार्ज है ना, इसका होगा 1। हाँ, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, तो ये ले लिया, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? 1 नेगेटिव आ गया तो इसमें हम दिखाएंगे 1 ठो माइनस। क्लोरीन माइनस, तो ये हो गया एनायन, ये हो गया एनायन नेगेटिव वाला। तो एनायन कब बनता है? जब कोई एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 नेगेटिव हुआ, 2 लेगा तो 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो क्या है कि आपस में मिल जाएगा, सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, है ना। तो इस तरह से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ। ये जान गए, इतना जानना जरूरी था। ठीक, अब आगे बताएंगे हम केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड, ठीक है, ये सब बेसिक चीज बता रहे हैं आप लोगों को। केमिकल बॉन्ड 2 टाइप का होता है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक, अभी हम लोग देखे कैटायन एनायन, तो आयन था, आयन मतलब चार्ज, 2 तरह का होता है, एक कैटायन, एक होता है एनायन, पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन। तो आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब होता है कि एक चीज से बॉन्ड नहीं बनता है, बॉन्ड होने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, तभी ना बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम एलिमेंट को देखेंगे, एटम को देखेंगे। हाँ, तो कम से कम 2 एटम होना जरूरी है, कम से कम 3 4 भी रह सकता है, तो 2 एटम होना जरूरी है। तो 2 एटम के बीच अगर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो उससे हमारा केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब
कि किस तरह का बॉन्ड बनेगा भाई, आयनिक बॉन्ड बनेगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है जो बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, अभी अभी हमने देखा सोडियम वाला केस में, एग्जांपल हम देते हैं सोडियम वाला, ये था सोडियम, सोडियम का आउटर मोस्ट में एक ही था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। और ये था क्लोरीन, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 गो था, 7 गो था, है ना। तो क्या हुआ कि इसका 2, 8 और 1 था, ठीक है, 1 को यहाँ दिखाया, इसका था 2, 8 और 7 आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट को ही शो करें, आउटर मोस्ट का ही फेल होता है ना। तो क्या था कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है, 8 बनाना चाहता है अपना ऑक्टेट को, ठीक है, अपना आउटर मोस्ट को 8 बनाना चाहता है, तो ये 7 लेने के बजाय ये देना पसंद किया, और ये क्या था, ये 7 लेने के बजाय, सॉरी ये बाहर में 1 था ना, हाँ, तो 1 था तो इसको 7 जरूरत था, 7 कहीं से लेने के बजाय, सॉरी क्या था कि ये 1 7 था ना बाहर में, 7 अगर किसी को देने के बजाय ये 1 लेना चाहा, तो सोडियम देने वाला था ही, यहाँ चल गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो ये हमको किस तरह मिलेगा, ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो हम ये क्या बन जाएगा, फिर ये Na क्या हो जाएगा, इसके पास अब 10 का हो जाएगा, तो इसके पास प्लस चार्ज एक्ट हो जाएगा, और क्लोरीन का हो जाएगा एक तो माइनस चार्ज बढ़ गया, तो ये बन गया NaCl, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया सोडियम का, तो इसमें प्लस चार्ज 1 हो गया, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 हो गया, दोनों खुश, दोनों का बाहर में, इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें बन गया 18 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दोनों में जो बॉन्ड बना वो कैसे बना, ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब ये था, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से एक जगह से इसको पूरी तरह से दे दिया हो, हाँ, इसका हाथ खाली हो गया, उसका हाथ भर गया, ठीक। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में होता है कि जब एटम ना ट्रांसफर कर पाता है, ना मतलब ना किसी से गेन कर पाता है, ना किसी को वो मतलब अपना लॉस कर पाता है, ना किसी को दे सकता है, ना किसी से ले सकता है, तब उस समय क्या होता है, शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग कैसे बनेगा, शेयरिंग बॉन्ड कैसे होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से होता है, ठीक है। एक हम एग्जांपल देते हैं, कैसे, एग्जांपल हम देते हैं कि क्लोरीन का ही देते हैं। क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है ना, एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं रहता, वो हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा, Cl2। तो Cl2 में 2 एटम Cl, क्लोरीन है, तो दोनों आपस में मिला है, तभी तो ये कंपाउंड बना, मॉलिक्यूल बना, हाँ। तो कैसे बना, इसमें बॉन्ड कैसे शेयर हुआ, तो आप अभी तक सीखे, अभी तक जाने कि इसके बाहर में अगर 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी तरह ये भी क्लोरीन है, तो इसके भी बाहर में 7 ही को रहेगा, ठीक है। आउटर मोस्ट में इसका 7 है, तो इसका भी 7 है, 2, 8, 7 बाहर में 7, इसका भी 2, 8, 7 बाहर में 7, ठीक है। अब क्या होना चाहता है कि इसका भी वही है कि हम ऑक्टेट पूरा करना, मतलब ये आउटर मोस्ट में 8 जो है कंप्लीट करना चाहता है, तो इसकी जो चाहत है, इसकी भी वही चाहत है, हाँ। और इसका जो कैरेक्टर है सेम चीज है,
दोनों ही जुड़वा भाई है, ये भी क्लोरीन वो भी क्लोरीन, है ना। दोनों किस तरह करेगा, दोनों इस तरह से करेगा कि इसका कैपेसिटी क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो 8 हो जाएगा, तो 7 को हटाना इसके संभव की बात नहीं है ना। तो इसलिए क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले करके बनाता है। तो भाई ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ये भी लेने वाला है, तो एक तो देने वाला होना चाहिए ना। तो दोनों ही लेने वाला है और आपस में जुड़ना चाहता है, कैसे होगा? इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपस में कैसे बॉन्ड बनेगा जी? नहीं ना बनेगा। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए करता है कि नहीं, ना हम देंगे ना हम लेंगे, हम दोनों का रहे, यानी शेयर करेंगे। तो शेयर कैसे करेंगे कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर में, हमको एक चाहिए, तो तोरा वाला एक मेरे से शेयर करो और मेरा वाला एक तोरे से शेयर करेंगे, तो दोनों को जो है 8-8 हो जाएगा। कैसे? देखो, इसका बाहर में हो गया है 6 और ये है 7, ठीक है। इसका भी बाहर में है ये 7, ठीक है। अब ये कहता है कि हम एक तो शेयर करेंगे, तू भी एक तो शेयर कर। तो ये जो है क्लोरीन शेयर जब किया तो शेयर करेगा तो अपना अधिकार में इसको लिया। अब ये क्लोरीन बोला ये दिया नहीं, ये शेयर किया, तो शेयर करेगा, बोलेगा ये मेरा भी अधिकार में है, ये इस तरह से। अब देखिए ये जो है ये सब अपना अपना, ये 6 गो अपना है इसका, ये 6 गो अपना है इसका, इस पर ये 6 पर इसका अधिकार नहीं है, ये 6 पर इसका अधिकार नहीं है, पर ये दो जो है दोनों पे समझौता हुआ, दोनों पे एक बॉन्ड बना। ये बॉन्ड बना, इसका एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस पर टोटल हो गया 2 और इधर 6, 8, इसका भी हो गया 6 और ये 2, 8, ठीक है। इस तरह से अब जो ये बन गया है तो ये शेयरिंग से बन गया, ठीक है। ये शेयरिंग से बन गया, तो कैसे बना? Cl, एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा बना है तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इसी को हम लोग आगे लिखते हैं इस तरह से Cl2, तो इस तरह से बना, है ना। तो ये जो बॉन्ड बना ये शेयरिंग से बना, इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग। इसमें ज्यादा ताकत नहीं होती है, इस बॉन्ड में ज्यादा ताकत नहीं होती है। इस बॉन्ड में जितना ताकत था ना आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसको पिघलाने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और कोवैलेंट में ये थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। शेयरिंग है ना भाई, शेयरिंग। तो शेयरिंग इस तरह से, इसकी सपोज की थोड़ा जॉइंट टाइप का है, उसको तोड़ा जा सकता है आसानी से, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसके तुलना में इसका कम होता है। उस तरह बॉइलिंग पॉइंट भी इसके तुलना में इसका कम होता है। और क्या चीज होता है, इसमें कोई चार्ज क्रिएट नहीं है, इसमें चार्ज क्रिएट हुआ, तो चार्ज इसमें क्रिएट हुआ, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होती है। तो ये जितना आज इस क्लास में बताया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये अगर समझ गए तो आगे केमिस्ट्री में तुमको समझने में बहुत ही, मतलब पढ़ने में मतलब रुचि आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो अगला जो हम चैप्टर शुरू करेंगे तो ये सब जाने बिना उसको हम शुरू नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको माइंड में सेट करना जरूरी था, ठीक है।